अरे बहू, जब देखो तब तुम मेरे बेटे से लड़ती रहती हो। घर है कि अखाड़ा कि जब देखो तब तुम लड़ती रहोगी। माँ जी, आप बात का बतंगड़ नहीं बनाएं। आप भी अपने बेटे को अच्छे से जानती हैं कि वो कैसा है। इस घर में तो मुझे सच में चैन ही नहीं है। बस अर्पिता रोने लगी। अरे बहू, मैं तुझे समझा रही थी, कुछ बुरा नहीं कह रही थी। मत रो। सुषमा जी बहू अर्पिता को सांत्वना देने की कोशिश करने लगी और पास बैठे बेटे अभिषेक को चिल्लाने लगे। अरे कम से कम तू ही शांत हो जाता। क्यों बेवजह बेचारी से बहस करता रहता है। वह तेरी पत्नी है। मान सम्मान देगा तो वह भी तुझे दोगुना मान सम्मान देगी। ऐसे हमेशा दोनों बेटे बहू के झगड़े में सुषमा जी को बीच में कूदना पड़ता जब पानी सिर से ऊपर चला जाता। आज कामों से छुट्टी पाकर और बेफिक्र होकर अर्पिता आराम से अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। बड़ा सुकून मिल रहा था उसे अपने मनपसंद सीरियल देखते हुए, वरना तो रोज उसे कहाँ समय मिल पाता था। सुबह हड़बड़ी में ऑफिस निकल जाती थी और फिर रात के 8 बजे ही घर वापस आती थी। थक कर इतना चूर हो जाती कि फिर कहाँ उसे कुछ देखने का मन होता था। एक संडे की छुट्टी में घर बाहर के ही इतने काम होते थे कि सोचने तक का समय नहीं मिल पाता था उसे। लेकिन अब जब इस लॉकडाउन में उसे घर में रहने का मौका मिला है तो वह सारे पुराने सीरियल देख लेना चाहती है। लेकिन अभिषेक उसे देखने दे तब ना। कब से उसे परेशान किए जा रहा है। कुछ कुछ लिखकर कागज़ की बॉल बना बना कर उस पर फेंक रहा है ताकि वह डिस्टर्ब हो जाए और देखे ही ना। इस बार अभिषेक ने उस पर कागज का बॉल बनाकर फेंका तो वह तिलमिला उठे। अभिषेक, चीखते हुए अर्पिता बोली, क्या है तुम्हें? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक और बॉल फेंका ना तो बताती हूँ। लेकिन अभिषेक को तो आज बदमाशी सूझी थी, सो उसने फिर अर्पिता के ऊपर कागज का बॉल फेंका। प्लीज़ अभिषेक, देखने दो ना मुझे। वैसे भी मुझे कुछ देखने का समय ही नहीं मिल पाता है और अभी मिला है तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी देखने की आदत बना लो। अच्छा टाइम पास हो जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। अर्पिता बोली। लेकिन अभिषेक कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे यह सब देखकर क्या सीखने को मिलेगा? यही कि चुगली करो, नाटक करो, यहाँ की वहाँ करो। ये औरतों वाली सीरियल मैं नहीं देखता। होते ही क्या है इसमें? सिर्फ ड्रामेबाजियाँ। औरतें वाली? अरे इसमें तुम पुरुषों के लिए भी बहुत कुछ होता है, देख कर तो देखो तो। पत्नी अर्पिता की जिद करने पर अभिषेक ने एक भाग देख लिया, लेकिन उसके बाद वह हट गया। यह कह कर कि उसे कुछ समझ नहीं आता और वैसे भी ये सब उसे कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ सही बात है, तुम्हें तो सिर्फ मोबाइल चलाना और फालतू की वीडियो देखना अच्छा लगता है ना। देखती नहीं हो क्या कैसे दिन भर मोबाइल में आंखें गड़ाए रहते हो? फालतू की वीडियो देख देख कर ही करते रहते हो। मोबाइल एडिक्ट हो गए हो तुम। मोबाइल एडिक्ट। और तुम किसी सीरियल की कीड़ा नहीं बन गई हो? जब देखो तब कोई ना कोई सीरियल लेकर बैठ जाती हो। कब से बोल रहा हूँ चाय बनाऊँ, पर तुम हो कि तुम्हें तो देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अरे है क्या इसमें? कोई खजाना है क्या? खींचते हुए अभिषेक बोला तो तुनक कर अर्पिता बोल पड़ी, हाँ खजाना ही समझ लो। पर तुम जैसे उल्लू को यह बात समझ नहीं आएगी। यही कहा था ना तुमने। मुंह चढ़ाते हुए अर्पिता बोली तो अभिषेक गुर्राया, ऐसे घुरो मत। चाय पीनी है जाकर खुद बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी समझे। बोलकर वह फिर सीरियल में घुस गई। सोच लिया उसने वह बिल्कुल चाय बनाने नहीं उठेगी। अरे सुबह से काम करके अभी तो बैठी हूँ, फिर भी किसी को चैन नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ चाहिए ही इन्हें। अच्छा था जो ऑफिस जाती थी, भले थक जाती थी पर इतना काम तो नहीं करना पड़ता था घर का। सोचा था लॉकडाउन में खूब सोऊंगी, लेकिन यहाँ तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है मुझे। सब घर में है तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और ये अभिषेक की तो नवाबी और ही बढ़ गई है। जब देखो अर्पिता चाय बनाओ, अर्पिता नाश्ता बनाओ, अर्पिता आज खाने में यह बनाना, अर्पिता ये अर्पिता वो। अरे मैं क्या कोई नौकरानी हूँ इन सब की जो इनके हुक्म बजाती रहूं? अपने मन में ही सोच अर्पिता भुनभुना उठी
और टीवी में फिर से आंख गड़ा दिया कि तभी उसके सिर पर एक कागज का बॉल आकर गिरा। देखा तो अभिषेक शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अभिषेक, मैंने कहा ना, मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। तुम जितने भी तंग कर लो मुझे, मैं नहीं उठने वाली यहाँ से। तुम जाओ, खुद ही चाय बना लो। मुझसे चाय अच्छी नहीं बनती अर्पिता, नहीं तो क्या बना नहीं लेता। बहाने बनाते हुए अभिषेक बोला। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो हम लूडो खेलते हैं। जो हारा वह चाय पकौड़े बनाएगा। बोलो मंजूर? कुछ सोचते हुए अर्पिता बोली। अच्छा चलो मंजूर, पर शर्त याद रखना। और हाँ, जीतूंगी तो मैं ही। हंसते हुए अर्पिता ने टीवी बंद की और शुरू हो गया लूडो के खेल। जैसे जैसे खेल बढ़ता जा रहा था, अर्पिता जीत की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं अभिषेक को अपनी हार साफ नजर आने लगी थी। कहीं हार गया तो चाय पकौड़े बनाने पड़ेंगे, अर्पिता खिल्ली उड़ाएगी सो अलग। यह सोचकर अभिषेक बेईमानी पर उतर आया और जीतने के लिए उसने बेईमानी शुरू कर दी, जिससे खेल में वह आगे और अर्पिता पीछे जाने लगी। अभिषेक को बेईमानी करते देख अर्पिता तिलमिला उठी और उसने खेल पलट दिया। खेल पलटते देख अभिषेक आंख बबूला हो उठा, क्योंकि वह खेल जीतने ही वाला था, मगर अर्पिता ने उस पर पानी फेर दिया। क्यों क्यों खेल बिगाड़ा तुमने? लगभग चीख पड़ा अभिषेक। क्योंकि तुम बेईमानी कर रहे थे। बोलते हुए अर्पिता ने अभिषेक को ठेल दिया और लूडो के भी 2 टुकड़े कर डाले। क्या की बेईमानी मैंने? हाँ, कहकर अभिषेक ने भी अर्पिता को एक धक्का दे दिया। फिर क्या था, तिलमिलाई सी उसने भी उसे ऐसा कसकर धक्का मारा कि वह जाकर दूर लुढ़क गया। एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई तो दोनों तू मैमे पर उतर आए। बेटे बहू के कमरे से हल्ला गुल्ला की आवाज़ें सुनकर जब सुषमा दौड़ी आई तो देखा दोनों लड़े जा रहे थे। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। सुषमा ने पूछा भी, अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह से? मगर उन्हें लड़ने से फुर्सत मिले तब तो सुषमा की बातें सुने। हार कर सुषमा वहां से यह सोचकर खिसक गई कि यह पति पत्नी के बीच का मामला है, अपने ही सुलझ लेंगे। मगर उनकी लड़ाई तो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती चली गई जैसे राई का पहाड़। दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे, एक दूसरे की गलतियां गिनवाने लगे, एक दूसरे के परिवार को कोसने लगे और जाने वे एक दूसरे पर क्या क्या अनाप शनाप दोषारोपण लगाने लगे थे। लग रहा था दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। अगर बीच में सुषमा ना आती तो शायद कोई अनहोनी जरूर ही हो जाती आज। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? पागल हो गए हो क्या? बेटे बहू की हरकतों ने सुषमा को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। क्यों इस तरह से आपस में लड़ रहे हो बच्चों की तरह? और बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। समझ नहीं आता? एक बच्चे की तरह लूडो खेलती हो और फिर झगड़ा करते शर्म नहीं आती? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? क्या अच्छे घरों की बहू बेटियां ऐसा करती हैं? आस पड़ोस सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सास की बात सुनकर अर्पिता की त्योरियां पर और बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। दहके भी क्यों ना, कोई भी लड़की अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, मगर कोई उसके माँ बाप के बारे में कुछ कहे तो कोई कैसे सहन कर सकता है? अच्छा, तो आपको अपने बेटे की गलती नहीं दिखी, मगर मेरी दिख गई, क्योंकि मैं पराए घर की हूं ना, इसलिए। और संस्कार आपने कैसे दिए हैं अपने बेटे को? बेईमानी करने की। अर्पिता की बात पर सुषमा का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्पिता अपनी सास का हमेशा से आदर करती आई थी, लेकिन आज उसके ऐसे तेवर देख वह अवाक रह गई। सुषमा भी अपने बहू को बेटी से कम प्यार नहीं करती थी। वह तो गुस्से से उसके मुंह से अपशब्द निकल गए, वरना कभी वह उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती थी। हालांकि अपने बेटे को भी उसने डांटा, फिर भी अर्पिता को लग रहा है कि सुषमा ने उसके साथ पक्षपात किया। बेटे की गलती को तो नज़रअंदाज कर दिया और सारी गलती बहू के सिर मढ़ दी। अर्पिता को बुरा मानते देख सुषमा ने उसे समझाना चाहा कि वह इस घर की बहू है, घर की इज्जत है। अगर वही इस तरह से व्यवहार करेगी तो लोग क्या कहेंगे? मगर अर्पिता कहने लगी कि वह उसे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाए,
तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्पिता को अपनी माँ से बहस लगाते देख अभिषेक का पारा और चढ़ गया। बोला, देखो देखो माँ, कैसे आपसे भी मुंह लगा रही है ये। धक्का दिया इसने पहले मुझको, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और घर में बवाल मचा दिया। और तेवर तो देखो इसके। खबरदार जो मेरी माँ से बदतमीजी की तो। उंगली दिखाते हुए अभिषेक बोला तो कस कर उसने उसकी उंगली मरोड़ दी और बोले, खबरदार अपने पास रखो अपनी उंगली, समझे? और आगे से उंगली टिंगली मत दिखाना मुझे, नहीं तो तोड़ दूंगी। और तुमने क्या किया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने धक्का नहीं दिया मुझे, बल्कि ज़्यादा जोर से दिया और मुझे चोट लगते लगते बची। और मेरे माँ बाप पर क्यों गए? मेरे माँ बाप क्या है मेरे लिए और उन्होंने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं, यह मुझे तुम सबसे जानने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अपनी सास की तरफ देखते हुए अर्पिता बोली, और एक बात जान लो, मैं कोई तुम्हारी दासी पोसी नहीं हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती हूँ जो तुम्हारी धौंस सहूँगी। मैं खुद इतना कमा लेती हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे पैसों की ज़रूरत होगी तुम्हारे परिवार को। अर्पिता की बात पर अभिषेक तिलमिला उठा और कसकर एक तमाचा उसकी गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही उसने उसकी उंगली मरोड़ दी थी, दर्द हो रहा था, ऊपर से बकवास पर बकवास किए जा रहे थे, तो कितना सहता वो। लगा दिया एक तमाचा, लेकिन यह बात अर्पिता के बर्दाश्त के बाहर हो गया। क्रोध के मारे उसका मुंह लाल हो गया। उसने भी जो सामान सामने पड़ा था उठाकर अभिषेक की ओर जोर से फेंका। अभिषेक ने हाथ आगे करके रोक लिया, वरना उसका सिर तो फटना था आज। सुषमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे रोके इनके झगड़ों को। दोनों के झगड़े की आवाज़ सुन आस पड़ोस के लोग भी कान लगाकर सुनने लगे। अब लोगों की आदत ही होती है मजा लेने की। किसी के घर झगड़ा हुआ नहीं, पहुंच जाते हैं तमाशा देखने। सुषमा जितना दोनों को शांत करने का प्रयास कर रही थी, मामला उतना ही बिगड़ता जा रहा था। अर्पिता कहने लगी कि वह अभिषेक के खिलाफ हिंसा का केस करेगी, बताएगी पुलिस को कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा, उस पर जुल्म किया। और अभिषेक कह रहा था कि कौन डरता है पुलिस से, बुलाओ पुलिस को, दिखाऊंगा कि कैसे अर्पिता ने उसे अपने नाखून से नोच डाला है, धक्का दिया है और सिर भी फोड़ने जा रही थी, यह भी वह पुलिस को बताएगा। अरे पुरुष एक थप्पड़ भी चला दे तो हिंसा हो जाता है, और औरत नोच खसोट ले, पति का सिर फोड़ दे तो कुछ नहीं। दोनों के चिल्लम चिल्ली से लग रहा था सुषमा के दोनों कान फटकर उड़ जाएंगे। उसने अपने दोनों हाथ से कान दबा लिए, लेकिन आवाज़ फिर भी रुक नहीं रहे थे। गुस्से से फनफनाई अर्पिता पुलिस के नंबर पर कॉल करने ही जा रही थी कि सुषमा ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और घर की इज्जत की दुहाई देने लगी। सुषमा के हाथ जोड़ने पर रुकी थी वह, मगर उसका फैसला बदला नहीं था। उसका गुस्सा तो अब भी सातवें आसमान पर विराजमान था। कहने लगी, लॉकडाउन टूटते ही वह अभिषेक पर हिंसा का केस करेगी, जेल भिजवा कर रहेगी उसे। फ़ोन कर वह अपने मायके वालों को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इस लॉकडाउन में वह कर भी क्या सकते थे सिवाय परेशान होने के। इसीलिए उन्हें ना बताना ही उसे सही लगा। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपते हुए वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा दी, क्योंकि वह अभिषेक का मुंह भी देखना नहीं चाहती थी। मजबूरन अभिषेक को सोफे पर सोना पड़ा, पर एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर उसे सोने भी नहीं दे रहा था। मच्छरों ने काट काट कर उसका बुरा हाल किए हुए था। गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर कि क्यों उसने ऐसी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाया जो बात बात पर उससे लड़ती झगड़ती रहती है। नहीं, अब मैं नहीं रह सकता ऐसी तुनक मिजाज लड़की के साथ, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर घर में हंगामा कर देती है। हाँ, मैंने बेईमानी की तो क्या हो गया, बचपन में भी करता था तो क्या हो गया। बड़ा पुलिस की धमकी दे रही है। पुलिस से वे लोग डरते हैं जो गलत करते हैं, और मैंने कोई गलती नहीं की है, यह मैं जानता हूँ। देखो उसके नाखून के निशान अभी है मेरे हाथ पर, तो क्या यह हिंसा नहीं हुआ? कितना खून निकल आया था मेरा। काश फोटो खींच लेता तो पुलिस को दिखाता,
फिर देखता पुलिस किसी जेल भेजती है। वैसे जेल भी चला जाऊं तो ठीक, कम से कम इस औरत से दूर तो रहूंगा। अपने आप में ही सोचते सोचते अभिषेक की आंखें जाने कब लग गई। उधर सुषमा के पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी थी। सोचकर ही वह कांप रही थी कि अगर बहू ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो क्या होगा। माँ बेटे को जेल तो होगी ही, सालों की कमाई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हंसेंगे सो अलग। किसी तरह सुषमा अर्पिता को समझा बुझा कर उसका गुस्सा शांत करना चाह रही थी। अभिषेक से वह माफ़ी मंगवाने को भी तैयार थी, मगर अर्पिता कुछ सुने तब तो। सुषमा को यह सोचकर धकधकी सी उठ रही थी कि कल अगर उसके दरवाजे पर पुलिस आ गई और सारी बात मोहल्ले की औरतों के सामने आ गई तो क्या होगा। वह तो खुश ही होंगी। और सारी मोहल्ले की औरतों के सामने आ गई तो क्या होगा, वह तो खुश ही होंगी। उनकी आत्मा तो कब से हमारे घर के बारे में कुछ ऐसा वैसा सुनने को बेचैन है। उस मोहल्ले में कुछ ऐसी कुटिल महिला भी हैं जो मुझसे, मेरी बहू से जलती हैं, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ मेरी बहू कमाऊ जो है मुझे मान सम्मान भी देती है, जो उनकी बहुएं नहीं देती हैं उन्हें। तो ईर्ष्या तो होगी ही ना। मेरी बहू गाड़ी से ऑफिस आती जाती है तो कैसे सब देख जल भुन जाती हैं। जानती हूँ हालचाल पूछने के बहाने आकर मेरा दिल और जलाएंगी। इस दुष्टनियों को हमारी बेबसी पर ताली बजाने का मौका मिल जाएगा। आखिर जलती जो है वे लोग मुझसे। सोचते सोचते जाने कब सुषमा की भी आंख लग गई। इधर अर्पिता का गुस्सा अभी भी उफान पर था। गुस्से में तो एक तो खाया नहीं जाता है और खाली पेट गुस्सा और बढ़ता जाता है। कई बार सुषमा खाने की थाली लेकर आई थी, पर अर्पिता ने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था, यह बोलकर कि उसे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। अर्पिता और अभिषेक एक कंपनी में साथ काम करते थे। दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और फिर धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। जब उनका एक दिन भी ना मिलना उन्हें बेचैन करने लगा तो दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। अर्पिता के माता पिता को तो कोई समस्या नहीं थी इस रिश्ते से, मगर सुषमा अपने इकलौते बेटे का विवाह किसी गैर जातीय लड़की से नहीं करना चाहती थी। मगर बेटे के प्यार के आगे वह झुक गई और जब वह अर्पिता से मिली तो उसके अच्छे व्यवहार ने उसे और पिघला दिया। जरा कड़क स्वभाव की अर्पिता दिल की कितनी अच्छी है, यह बात शादी के कुछ दिनों बाद ही सुषमा को मालूम पड़ गया। यह बात अभिषेक भी जानता था कि अर्पिता शॉर्ट टेम्पर लड़की है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी यही आदत शादी के बाद अभिषेक को बुरी लगने लगी थी। उनके बीच बातचीत बंद हुए आज 4 दिन हो चुके थे। घर अजीब सा लगने लगा था। एक तो लॉकडाउन में वैसे ही सब उदास उदास लग रहा था, ऊपर से घर का ऐसा माहौल सुषमा को और विचलित कर रहा था। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई झुकने को तैयार नहीं था। माँ के समझाने पर अभिषेक अर्पिता से बात करने की कोशिश भी करता तो वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती और कहती कि गलती हो गई उससे अभिषेक से शादी करने का फैसला लेकर, और अभिषेक का गुस्सा फिर बढ़ जाता। बात सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। उस दिन सुषमा अर्पिता के रूम में चाय नाश्ता लेकर गई। देखा अर्पिता बिछावन पर लेटी लेटी छटपटा रही है। पूछने पर बताया कि उसे मासिक धर्म आया है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। दर्द के मारे रात भर वह सो भी नहीं पाई। अर्पिता को अक्सर ऐसा ही होता है, इसीलिए वह पेट दर्द की दवाई रखती है, और दवाई ख़त्म हो गई है और लॉकडाउन में लाई कैसे। अभिषेक को जब पता चला कि पेट दर्द के कारण अर्पिता रात भर सो नहीं पाई तो वह भी छटपटा उठा। अर्पिता को लेकर उसके मन में जो गुस्सा था वह पल भर में काफूर हो गया। तुरंत अभिषेक दवाई लाने घर से निकल गया। यह भी नहीं सोचा उसने कि पुलिस उसे रोकेगी या डंडे बरसाएगी। इधर सुषमा अर्पिता के सिर अपने गोद में लेकर सहलाने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। सुषमा के प्यार भरे स्पर्श से कुछ ही पलों में अर्पिता की आंखें लग गई। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो देखा सुषमा उसके सिरहाने बैठी है और अभिषेक बाहर से ही ताक झांक कर रहा है। माँ आप? कुछ नहीं बेटा। अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? देखो अभिषेक दवाई भी ले आया है जाकर।
लेकिन पहले कुछ खा लूँ, फिर दवाई खाना, बोलकर सुषमा एक माँ की तरह कौर कौर कर उसे खिलाने लगी। दवाई लेकर अर्पिता सोने की फिर कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से टप टप कर आंसू बहे जा रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगर वह चाहती तो बात खत्म हो सकती थी, पर वह जानबूझकर रबर की तरह बात को खींचती चली गई। माँ सम्मान अपनी सास को भी उसने कितना कुछ सुना दिया, यहाँ तक कि पुलिस में जाने की भी धमकी देती। यह भी नहीं सोचा कि कभी उसने बहू बेटी में फ़र्क नहीं किया, फिर भी उन पर पक्षपात का इल्ज़ाम लगा दिया। अरे वो तो बड़ी हैं, पर मैं छोटी होकर उनके संस्कार पर उंगली उठाकर क्या सही किया? नहीं, मुझे माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कितनी पागल थी मैं जो पुलिस को फ़ोन करने जा रही थी। अपने घर की इज्जत को चौराहे पर नीलाम करने जा रही थी। ऐसा कैसे करने जा रही थी मैं? खुद मेरे ही माँ पापा मेरी इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करते मुझे। और किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते। इसका मतलब यह तो नहीं कि पुलिस को फ़ोन कर हिंसा का केस कर दें। और गलती मेरी भी तो कम नहीं थी। मैंने भी तो अभिषेक को कितना कुछ सुना दिया, और यहाँ तक कि उसे अपनी लंबी नाखून से भी नोच डाला। कितना खून बहा देखा मैंने, फिर भी मुझे उस पर दया नहीं आई। अगर वह अपना हाथ आगे ना करता तो उसका सिर फुट ही गया होता। फिर इसी लॉकडाउन में, हाय क्या हो गया था मुझे? कौन सा भूत सवार हो गया था मेरे सिर पर? अपने गुस्से पर गुस्सा आने लगा था अर्पिता को अब। और वह जरा सी मेरे पेट दर्द के लिए दवा लाने दौड़ पड़ा, वह भी इस लॉकडाउन में। ये मेरी नादानियाँ नहीं है तो और क्या है? नहीं, मुझे जाकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने मन में ही सोच लिया जैसे अर्पिता ने, और कमरे से बाहर आई तो दिखा एक कोने में बैठी सुषमा सुबक रही थी। वह बेटे को कह रही थी कि गलती उसी की ही है, उसने ही अर्पिता को गुस्सा दिलाया, तभी वह गर्म हो गई होगी, वरना दिल की बुरी नहीं है वह। और अगर ऐसा ही करना है तो वह कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी इस घर में। तभी सुषमा की नज़र बहू अर्पिता पर पड़ी तो हाथ जोड़कर वह कहने लगी, बहू मैं क्षमा चाहती हूँ जो तुम्हें कुछ कह दिया हो तो। बोलते हुए जब सुषमा के आंखों से आंसू टपके तो अर्पिता का रहा सहा गुस्सा भी उन आंसुओं में बह गया। अपनी सास का हाथ अपने हाथों में लेकर वह खुद भी रोने लगी। सास बहू दोनों रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अभिषेक को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अर्पिता के समीप जाने की। उसे लगा कि उसने जानबूझकर अर्पिता के गुस्से को भड़काया है, क्योंकि वह तो घर के काम निपटा कर टीवी देखने बैठी थी। मगर उसने ही मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो गुस्सा तो आएगा ही ना। क्या चाय वह खुद जाकर नहीं बना सकता था? आखिर वह उसकी पत्नी है, कोई नौकरानी तो नहीं जो हर वक्त उसकी हुक्म बजाती रहेगी। इस लॉकडाउन में आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक अपनी पत्नियों के घर के काम में हाथ बटा रहे हैं, तो मैं कौन सा बड़ा लाट साहब हूँ जो कुछ नहीं कर सकता? सही सोच रहे हो बेटा, और सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं बल्कि हमेशा तुम घर बाहर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करोगे। बेटे की मन की बात पढ़ते हुए सुषमा बोली तो अभिषेक चौंक पड़ा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह यही सब सोच रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बचपन में जब कोई तुम्हारी तोतली भाषा नहीं समझ पाता था, मैं समझ जाती थी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो या तुम्हें क्या चाहिए। सुषमा की बातों पर जहां अभिषेक हंस पड़ा, वहीं अर्पिता भी खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन जैसे ही अभिषेक पर नज़र पड़ी, मुंह बिचका दिया और कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह भी कमरे में गया, लेकिन अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अर्पिता से कुछ कहने की। देखा तो आसमान में चांद खूब चमक रहा था। अपनी रोशनी से वह धरती को चमका रहा था, लेकिन दूर से। अभिषेक ने एक भरपूर नज़र चांद पर डाला और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, आज रात चांद बिल्कुल आप जैसा है, वही खूबसूरत, वही नूर, वही गुरूर और वही आपकी तरह दूर।
बोलकर उसने अर्पिता को कसकर अपनी बाहों में भर लिया ताकि वह कितनी भी कोशिश कर ले निकल ना पाए। वैसे निकलना तो वह चाह भी नहीं रही थी, इसीलिए अपने पति के आगोश में वह समाती चली गई और फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अपने बेटे बहू की कमरे से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनकर सुषमा ने संतुष्टि भरी सांस ली और मन ही मन हंसते हुए बोली, मेरे नादान बच्चे, बचपना गया नहीं क्या इनका अभी तक। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।